हे एवरीवन, बहुत सब बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर, जहां पे आज हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। और ये चैप्टर नंबर 11 किसके बारे में बात करता है सर? ये बात करता है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करता है? एथिक्स के बारे में बात करता है। एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये एक न्यू एडिशन वाला चैप्टर है बेटा, जो अच्छी खासी डिस्कशन आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो अपने को पढ़ना क्या है इस चैप्टर के अंदर? ऐसे 210 को पढ़ना है, ऐसे 220 को पढ़ना है और एसक्यूसी 1 को पढ़ना है। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, तभी मैंने आपसे कहा था कि एसक्यूसी 1 और ऐसे 220 कुछ अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। बस एक बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे लगता है और एक इंडिविजुअल ऑडिट टू ऑडिट के ऊपर लगता है, ऐसा मैंने आपसे कहा था। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में इन द सेंस की डिटेल में रिवीजन करेंगे आज हम लोग यहाँ पे, जहां पे हमको ये सारी सारी बातों को पढ़ते हुए चलना है। सबसे पहले एक न्यू एडिशन जो इस बार किया गया है कि एथिक्स का मतलब क्या होता है। तो एथिक्स का मतलब क्या होता है सर? एथिक्स का मतलब होता है कि वो सारे मॉरल प्रिंसिपल जो एक पर्सन के बिहेवियर को गवर्न करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई पर्सन कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो वो कभी झूठ नहीं बोलता है, उसे एथिक्स बोला जाता है। एथिक्स जो है ये एक पर्सन के हैबिट में, उसके टेम्परामेंट में चले जाए, मतलब इनकलकेट हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो स्टेट ऑफ माइंड में हम लोग परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज को, जिस प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होकर हम लोग डिसीजन लेते हैं, उन्हें एथिक्स का नाम दिया जाता है, उन्हें एथिक्स बोले जाते हैं। ठीक है सर। अब बात आती है कि प्रोफेशनल एथिक्स की क्या जरूरत है। मतलब आईसीआई जो उसके मेंबर्स होते हैं, यानी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए प्रोफेशनल एथिक्स देता है। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता है कि एक पर्सन ने, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सीए, समझना, आईसीआई को केवल सीए से लेना देना है। वो दूसरे बॉडी, मान लो सीएस के ऊपर लगेंगे क्या? नहीं, सीएस के ऊपर उनकी बॉडी यानी कि आईसीएसआई प्रोफेशनल एथिक्स देगा। एडवोकेट्स के ऊपर बार काउंसिल। तो जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं और जिस भी रिस्पेक्टिव बॉडी से वो गवर्नड होते हैं, वो लोग उनके लिए प्रोफेशनल एथिक्स का निर्माण करते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स लाते हैं। अब क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए प्रोफेशनल एथिक्स की जरूरत पड़ी? इसलिए क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सर्विसेज रेंडर करते हैं बेटा, इससे इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या होता है बोलो? इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब ये जो सर्विसेज होती है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचर की होती है। मतलब ये सर्विसेज पे ऊपर भरोसा करके कोई सामने वाला व्यक्ति इन्वेस्टिंग का डिसीजन लेता है, डिस इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अच्छी तरीके से एथिक्स को मेंटेन करें। ठीक है ना? ओके सर। फिर और क्या देखा? अब देखो, अकाउंटेंसी प्रोफेशन जो होता है, इसमें पब्लिक का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर मैं रिलायंस की बैलेंस शीट बनाऊंगा, टाटा की बैलेंस शीट बनाऊंगा, इंफोसिस की बैलेंस शीट बनाऊंगा, टीसीएस की बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो बहुत सारे वास्ट ग्रुप ऑफ पीपल को उससे अफेक्ट होने वाला है। तो ऐसे केस में इनका कहना है कि यहाँ पे एथिक्स की बहुत बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। क्या? बिल्कुल। तो इनका कहना है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है या सर्विस में है, उसको कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स को जब वो फॉलो करेगा, तब जाके ही बात बनेगी, तभी जाके कोई बाहर वाला व्यक्ति भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस बताएगा। अदरवाइज क्या वो कॉन्फिडेंस बताने वाला है? क्या नहीं सर, कॉन्फिडेंस नहीं बताने वाला है। सर मुझे एक बात बताइए, आप कह क्या रहे हो? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या कहता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑडिट अगर ले रहा है, तो पहले इन्फॉर्म करके लेगा, अदरवाइज वो ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये सारी जो चीजें है ना बेटा, ये किससे गवर्न होती है बोलो जल्दी से? ये गवर्न की जाती है एथिक्स के द्वारा, प्रोफेशनल एथिक्स के द्वारा। बराबर है? यस सर। अब बात करेंगे, दो प्रकार के अप्रोच होते हैं एथिक्स के। एक प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होता है और एक रूल बेस्ड अप्रोच होता है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑफ अप्रोच का मतलब होता है यहाँ पे स्पिरिट ऑफ एथिक्स, अंदर से मैं कितना ये सिचुएशन में एथिकली गवर्नड होता हूं ना, उसे बोला जाता है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। मतलब मैं अपने प्रिंसिपल्स में, मैंने अपनी हैबिट में ही एथिक्स का इंजेक्शन डाल देना चाहिए। मैंने अपने हर समय में अलर्ट रहूं, प्रोफेशनली स्केप्टिक रहूं, उसे प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच बोला जाता है। रूल बेस्ड अप्रोच बोला जाता है जब ऐसी सिचुएशन आएंगी तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। जैसे वो फ्लाइट में बताते नहीं क्या, अगर विमान डूब गया, ये हुआ, तो ये ऐसा करना है, यहां से फिर समझना, दूसरों की सहायता करने से पहले खुद की सहायता, ऐसा वो सब बोलते नहीं क्या, वो
वो रूल बेस्ड है कि जब फ्लाइट को कुछ ना कुछ होगा तब जाके आपको उसको फॉलो करना है। लेकिन प्रिंसिपल अप्रोच ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल अप्रोच कहता है आपने ऑल टाइम अपने एथिकल प्रिंसिपल से गवर्न रहना चाहिए। समझे क्या सारे लोग? बोलो जल्दी से मेरे को, क्या आप इस बात को समझे क्या? है ना ये सब। तो देखिए यहाँ पे अब सर यहाँ पे अब ये जो रूल बेस्ड अप्रोच है ना, ये हल्का सा रिजिड होता है, इसलिए जरूरी है कि अपन स्पिरिट ऑफ एथिक्स को क्या करें, स्पिरिट ऑफ एथिक्स को फॉलो करें। क्या करें बोलो जल्दी से? स्पिरिट ऑफ एथिक्स को फॉलो करें। ठीक है ना सर? आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ध्यान दो मित्रों। अगर मैं बात करूं तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात करेंगे। सर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स क्या कहता है? इसमें अलग अलग प्रकार के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। जैसे मेरे साथ रिपीट करना, इंटीग्रिटी। क्या है बोलो जल्दी से? इंटीग्रिटी। सभी लोग बोलो इंटीग्रिटी। सभी लोग बोलो क्या? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। बहुत इजी इजी है, देखो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। सभी लोग बोलेंगे इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनलिटी। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनलिटी। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर है प्रोफेशनल बिहेवियर एंड ड्यू केयर, और एक है प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, और आखिरी में है प्रोफेशनल बिहेवियर। आइए आपको बढ़ाता हूं। सर इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से? इंटीग्रिटी का ये मतलब होता है बेटा कि जो ऑडिटर है ना, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। उसने किसी भी प्रकार से झूठ या झूठे लोगों के साथ या किसी भी प्रकार से कोई फॉल्स मिस स्टेटमेंट देना चाहिए क्या? नहीं सर, कोई भी फॉल्स मिस स्टेटमेंट उसने नहीं देना चाहिए। इसे इंटीग्रिटी बोला जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से मैंने अपने प्रोफेशनल जजमेंट को बायसनेस नहीं लाना है। मतलब कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा पर्सन, मैं मुकेश अंबानी को ऑडिट कर रहा हूं तो मैं ये नहीं बोल सकता मैं थोड़ा सा बायस हो जाता हूं, फ्रॉड किया तो किया करके, ऐसा नहीं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या उसके दबाव में आके मैंने गलत डिसीजन देना, ऐसी सब चीजें मैंने ऐसी हरकतें करना चाहिए क्या? नहीं सर। मतलब किसी के भी बहकावे या इन्फ्लुएंस में आके अपना जजमेंट नहीं देना, उसे बोला जाता है क्या? ऑब्जेक्टिविटी। इंटीग्रिटी मतलब जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सर प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, इसका मतलब होता है कि आजकल टैक्स के लॉस के अंदर, सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं। तो एक प्रोफेशनल की जिम्मेवारी है बेटा कि उसने कंपिटेंट रहना चाहिए। वैट जब खत्म हुआ और जीएसटी आया तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जीएसटी पढ़ना पड़ा। क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि प्रोफेशनल कंपिटेंस। जब एक व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है तो इंस्टीट्यूट उसके ऊपर मैंडेटरी कर देता है CPER। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, उसको यहाँ पे आप समझिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करना पड़ता, बाद में भी पढ़ना पड़ता है, बस उस पढ़ाई का पैसा मिलता है बाद में, और कुछ नहीं। तो ऐसे केस में कंपिटेंट अब क्यों पढ़ाया जाता है आईसीए के द्वारा, क्यों सेमिनार देते हैं बार बार? ताकि हम लोग हमारे प्रोफेशनल्स को कंपिटेंट रख सके। जैसी जैसी दुनिया आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि वो कंपिटेंट सर्विस दे पाए। समझ रहे? तो समय समय की बात है, टाइमली बेसिस के ऊपर आईसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी चीजें बताते हुए चले क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बताते हुए चलना चाहिए। ठीक है ना? चलो सर अब आगे बढ़ू मैं। बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या मैं यहाँ पे आगे बढ़ू क्या? यस सर। अब देखिए और क्या बोला जा रहा है सर। अब बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी के रिगार्डिंग। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करूं तो इसका मतलब होता है कि मान लो मैं जब ऑडिट कर रहा था तो मुझे फर्म के बारे में कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता चली, तो मैंने क्या इसको थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करना चाहिए क्या? नहीं सर। ध्यान रखना, जब भी मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट ऑडिट करता है और प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप में अगर उसे कुछ बातें पता चलती है तो मैंने वो बातों को इधर से उधर नहीं करना है। क्या कहा मैंने? बोलो इधर से उधर नहीं करना। मैं लोगों को बता रहा शेयर्स खरीदो, बहुत भाव बढ़ने वाला है, उनका इतना प्रॉफिट हुआ है। अरे भैया, जब तक एजीएम नहीं हो जाती कंपनी अपने प्रॉफिट्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकती। इनसाइडर ट्रेडिंग में मेरे को अंदर कर देंगे। ठीक है। फिर क्या बोला? प्रोफेशनल बिहेवियर। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कैसा बिहेव करना चाहिए सर? एक ऐसा बिहेव करो कि आपके प्रोफेशन डिसक्रेडिट ना हो, मतलब क्रेडिट इसका खराब ना ही होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे मैं जा रहा हूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ सामने वाले के ऑफिस में, मैं बढ़िया शॉर्ट्स पे जा रहा, बोले चलो स्लीपर पहन के चलते करके, है ना? ऐसे केस में वहां पे जा रहा, मैं उसको कह रहा हूँ कुछ ला पीने के लिए, मतलब पानी के अलावा भी और बहुत चीजें होती है बेटा, माजा की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे केस में मैं कह रहा हूं प्रोफेशनली मुझे बिहेव करना चाहिए वहां पे। दो, मैं नहीं पीता, लेकिन हो सकता है कोई शौकिया हो, हमारे स्टाफ में से कोई शौकिया हो,
बोल रहे ला रहे थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। आप समझो बात को, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो आपको प्रोफेशनली क्या करना है, प्रोफेशनली आपको बिहेव करना है ऑल टाइम, इस बात का ध्यान रखना। तो इसे प्रोफेशनल बिहेवियर बोला जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया, सारे लोग बोलेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात किया, जो बात करता है इंटीग्रिटी के बारे में, जो बात करता है ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। फिर मैंने तीसरा पढ़ाया प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, और चौथा मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी पढ़ाया। पांचवें पॉइंट की बात करूं तो अपन ने जो देखा वो था प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या था बोलो जल्दी से, प्रोफेशनल बिहेवियर। अब मैं बारे में बात करूंगा इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के बारे में बात करूंगा। क्या होता है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर का मतलब, व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। तो इनका कहना है कि जब एक पर्सन, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने के लिए जा रहा है ना, तो किसी भी प्रकार का मेरे माइंड पे टेंशन नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने खराब ओपिनियन दिया तो सामने वाले मेरे को ठाए 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 उड़ा देंगे गोली से। या मान लीजिए मैं अगर जाऊं यहाँ पे ऑडिट करने के लिए और अच्छा मैंने ओपिनियन नहीं दिया तो मेरी दोस्ती खराब हो जाएंगी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मेरा दोस्त है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि मेरा जो जजमेंट है ना, ये सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए सामने वाले के विशेष के सामने, मतलब सामने वाले की इच्छाओं के सामने मेरा जजमेंट फीका नहीं पड़ना चाहिए। मेरा जजमेंट अनअफेक्टेड रहना चाहिए। सामने वाला कुछ भी बोलो, मारने की धमकी दे, उल्टा लटकाने की धमकी दे, पैसे ना देने की धमकी दे, मेरा जजमेंट अनअफेक्टेड रहना चाहिए। उसे इंडिपेंडेंस बोला जाता है। इट इज अ वेरी गुड टर्म इन द टर्म्स ऑफ बुक्स। अब देखो क्या इंडिपेंडेंस दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। मतलब जिस समय जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस, यहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं होता। अब मैं सामने वाले से बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूं जिससे मेरी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या स्केप्टिसिज्म खत्म हो रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड नहीं हूं। पहली बात तो मैंने इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। मैं काम करने के लिए जा रहा हूं, मैंने बोलना चाहिए मैं किसी भी प्रकार से अनअफेक्टेड रहूंगा, क्योंकि भली एक तरफ वो मेरा दोस्त है लेकिन दूसरा तरफ ये मेरा प्रोफेशन है और मैंने इंडिपेंडेंट रहना है। दूसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, आप बाहर वाले थर्ड पार्टी को भी अपीयर होना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हो। मतलब थर्ड पार्टी रीजनेबली इन्फॉर्म, जब थर्ड पार्टी आपको देखे तो वो रीजनेबल तरीके से समझ जाए कि ये इंडिपेंडेंट है। मैं बढ़िया क्लाइंट के गले में, मुकेश अंबानी के गले में फोटो डाल रहा है ना, आप समझो बात को, ऐसा बढ़िया से हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। अब मान लीजिए बीच में रियाना खड़ी है, उधर मुखिया और इधर मैं, हम तीनों बढ़िया सेल्फी ले रहे, मैं बोल रहा हूँ या, है ना, समझिए अनंत अंबानी वेडिंग वाइब्स। अब आप सोच के देखो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर मैं ऐसी फोटोज डालूंगा तो क्या आपको लगता है मैं अपीयर होऊंगा बेटा इंडिपेंडेंट है? नहीं, लोग बोलेंगे ये मुकेश अंबानी से पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस हो चुका है। आप समझ रहे क्या बात को। तो इंडिपेंडेंट में अपीयर भी होना चाहिए, मतलब थर्ड पार्टी मुझे देख के रीजनेबली कंक्लूड कर दे कि हाँ ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ओके सर, ओके। और देखो और क्या, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस टू ऑडिटर एग्जिस्ट इन अ फैक्ट बट अपीयर भी करना चाहिए। क्लाइंट हिमसेल्फ शुड बी सेटिस्फाइड अबाउट इंडिपेंडेंस, और ध्यान रखना अनबायस्ड अप्रोच आपने इस्तेमाल करना है। क्या ये सर, अनबायस्ड अप्रोच आपने इस्तेमाल करना है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर जो बात करता है थ्रेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, कि सर इंडिपेंडेंस के ऊपर कौन से थ्रेट्स आते हैं। क्या कहा मैंने, बोलो, इंडिपेंडेंस के ऊपर कौन से थ्रेट्स है, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सारे लोग आ जाए, देखो क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला जो थ्रेट है वो है कौन सा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। बोलो सबसे पहला थ्रेट कौन सा है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सभी लोग बोलो सबसे पहला थ्रेट कौन सा है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अब ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का क्या मतलब होता है सर? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का सिंपल सा अर्थ ये है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का, कि देखिए यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अकर्स व्हेन ऑडिटिंग फर्म इट्स पार्टनर एसोसिएट कुड बेनिफिट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जब एक जो ऑडिटिंग फर्म है या पार्टनर है या एसोसिएट फर्म है, जब उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट एसोसिएट होता है ना, समझना, एसोसिएट होता है, किससे एसोसिएट होता है, अपने क्लाइंट से, तो मैं कहूंगा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इसे बोला जाता है। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, मान लो मैं 10 करोड़ रुपए साल का कमाता हूं, उसमें से 9.5 करोड़ एक ही क्लाइंट से मुझे आ रहा है, तो मैं कहूंगा उस क्लाइंट के साथ मेरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। मैंने कोई लोन लेके रखा है और उस लोन की गारंटी उस क्लाइंट ने देके रखा है, मैं कहूंगा मेरा क्लाइंट के साथ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। मान लीजिए क्लाइंट के मिलने वाली फीस के ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूं, या क्लाइंट के साथ मेरा क्लोज बिजनेस इंटरेस्ट है, या मैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हूं क्लाइंट के साथ, तो ऐसे केस में मैं कहूंगा ये पूरे सिचुएशन है जहां पे मेरा किसी ना किसी प्रकार से इंटरेस्ट एसोसिएट हो रहा है कंपनी के साथ,
और उसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू का मतलब क्या होता है, मैंने कुछ काम किया और मुझे उसी काम को चेक करने के लिए बोला गया, तो क्या मैं गलती निकालूंगा क्या? मैंने पेपर लिखा और मुझे बोला कि एक काम करो सर, आप ही आपका फाइनल पेपर चेक करके मार्क्स अलॉट करो, क्या मैं गलती निकालूंगा क्या? नहीं निकालूंगा। इसे बोला जाता है सेल्फ रिव्यू। ऑडिटर ने ही इंटरनल ऑडिट किया। अब आप बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट भी आप ठोक डालो। मुझे एक बात बताइए, क्या एक ऑडिटर खुद के ही काम के अंदर गलतियां निकालने वाला है क्या? नहीं। एक ऑडिटर बहुत सारी सर्विसेज रेंडर, याद करना 144 की सर्विसेज आप लोग पढ़ते हो बेटा सीए इंटर लॉ चैप्टर नंबर 10 के अंदर। क्यों 144 की सर्विसेज? वहां पे 9 सर्विसेज के बारे में बात करते हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं दे सकता है, क्योंकि सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। अगर आपने इंटरनल ऑडिट कर दिया, आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज दे दी और आप खुद ही ऑडिट करने के लिए चले गए, तो आप सही तरीके से जजमेंट नहीं दे सकते, ऐसा इनका कहना है। इसलिए बोला जाता है क्या, सेल्फ रिव्यू थ्रेट से आपको बचना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बचना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा एडवोकेसी थ्रेट्स के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बोलो जल्दी से? एडवोकेसी थ्रेट्स के रिगार्डिंग बात करूंगा। एडवोकेसी थ्रेट का मतलब क्या होता है सर? जब आप हद से ज्यादा ही, समझना, जब आप हद से ज्यादा ही क्लाइंट को प्रमोट करना चालू कर देते हो ना, ये एडवोकेसी थ्रेट को यहाँ पे ये कर देता है, एडवोकेसी थ्रेट को यहाँ पे जागरूक कर देता है। देखो, एडवोकेसी थ्रेट्स अकर व्हेन द ऑडिटर प्रमोट्स एंड परसीव टू प्रमोट क्लाइंट ओपिनियन टू द पॉइंट वेयर पीपल में बिलीव ऑब्जेक्टिंग इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। मैं कहीं पे भी जा रहा, रिलायंस की टी शर्ट पहन रहा, मैं कुछ भी बात कर रहा, सिर्फ रिलायंस के बारे में बात कर रहा हूं, तो लोगों को समझ में आ जाएगा, लगता है ये पूरी तरीके से मुकेश अंबानी से इन्फ्लुएंस हो गया और ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो इसे एडवोकेसी थ्रेट्स बोला जाता है। फेमिलैरिटी थ्रेट्स का मतलब होता है जब मेरा क्लाइंट के साथ में बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाता हूं, क्लाइंट मेरा दोस्त है, क्लाइंट मेरे चाचा है, क्लाइंट मेरे मामा है, मैं कैसे खराब ओपिनियन दे सकता हूं, आप सोच के देखो, तो इसे बोला जाता है फेमिलैरिटी थ्रेट, है ना। तो क्लोज रिलेटिव है, या मान ले लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है आपका क्लाइंट के साथ, क्लाइंट आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे फार्म हाउस बोला, जाओ होली खेल ले फार्म हाउस के अंदर, समझ रहे हैं आप बात को? तो ऐसे आपको बहुत सारे क्या मिल रहे हैं, फायदे मिल रहे हैं क्लाइंट से, तो वो अपने आप में किस में आ जाता है, फेमिलैरिटी थ्रेट्स में आ जाता है। इंटिमिडेशन थ्रेट्स का क्या मतलब होता है, जब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ ओपिनियन दे दिया ना बेटा, तो क्लाइंट मुझे छोड़ेगा नहीं, ठाए ठाए ठाए, तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा इंटिमिडेशन थ्रेट्स इसको बोला जाता है। मतलब अगर मैं अनबायस ओपिनियन दे दूं ना, तो मुझे क्या करेगा, मुझे हो सकता है कि मेरे काम को रिड्यूस कर दे क्लाइंट, या मुझे डराए धमकाए, कुछ भी कर सकता है, या डराए धमकाए कि हम आपके ऊपर केस करवा लेंगे। अब मैं बेटा छोटा सा सीए, मैं कैसे केस लड़ूंगा इतने बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से, तो इसे इंटिमिडेशन थ्रेट बोला जाता है। तो ये सारे थ्रेट्स है बेटा जो एक इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करते हैं, क्या? बिल्कुल बिल्कुल अफेक्ट करते हैं। अब बात करेंगे सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, कैसे आप इंडिपेंडेंस को बनाए रख सकते हैं। तो देखो क्या, फॉर पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इट इज असेंशियल कि इंडिपेंडेंस होना चाहिए। तो बिफोर एक्सेप्टिंग द वर्क, आपने कंसिडर, सबसे पहले सोचो क्या कि कौन से थ्रेट्स है, काम लेने से पहले सोचो कौन से थ्रेट्स है। अगर कोई थ्रेट है तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। अगर एलिमिनेट इस हद तक करने की कोशिश करो कि अपन एक्सेप्टेबल लेवल पे हो जाए, और मान लो एलिमिनेट नहीं हो रहे, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, मान लो सर एलिमिनेट नहीं हो रहे थ्रेट्स यहाँ पे, तो ऐसे केस के अंदर एक काम करो, काम को एक्सेप्ट ही मत करो करके, समझे आप बात को? मैंने क्या बताया बताइए सर। देखो, इंडिपेंडेंस आप मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपने काम लेने से पहले, पहले देख लो कौन से थ्रेट्स है, फिर थ्रेट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। क्यों नहीं हो रहे एलिमिनेट, तो एक काम करो, एक्सेप्ट ही मत करो ऑडिट को। और ध्यान रखना, आपने अगर जो भी थ्रेट्स को आप कम कर रहे हो ना, मतलब थ्रेट्स को आप कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो प्रॉपर ऐसे 230 के हिसाब से ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन बनाना है कि आपको, यस सर, आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? बोलो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। समझे क्या आप बात को? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या, है ना? यस, चले क्या, आगे बढ़े क्या? बोलो 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 फटाफट, क्विकली थोड़ा सा बता देंगे मेरे को तो मैं फिर आगे बढ़ सकता हूं, है ना? चलो। बोलो फटाफट।
नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में कि क्या होता है आखिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब और क्या होता है आखिर उसके अर्थ। आ जाइए उसके बारे में समझते हैं। देखिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसा एटीट्यूड रखना। कैसा एटीट्यूड रखना? ऐसा एटीट्यूड रखना जो क्वेश्चनिंग माइंड का हो। क्वेश्चनिंग माइंड का मतलब होता है ऑलवेज अलर्ट रहना अपने आजू बाजू के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। मतलब देखिए यहाँ पे बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन विच में इंडिकेट द पॉसिबल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड या एरर। मतलब सर यहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है एक ऑडिटर ऐसा व्यक्ति है बेटा जिसने हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, जिसने हमेशा अलर्ट रहना चाहिए आजू बाजू के कंडीशंस को देखते हुए। हमेशा मैं अलर्ट रहूं और तुरंत मुझे कोई ऑडिट एविडेंस मिल जाए। हमेशा मेरा क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों वैसा, ये सारे चीजों के रिगार्डिंग। देखो यहाँ पे अब बोला जा रहा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स अलर्ट। जैसे देखो अगर मुझे कोई ऑडिट एविडेंस मिलता है जो किसी दूसरे ऑडिट एविडेंस से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मान लो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 12,000 लिखा गया है प्रॉफिट एंड लॉस में, और जब मैं बिल की टोटल करता हूं तो मेरे को 11,000 ही नजर आता है, तो मैं कहूंगा ये कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस है। आप समझ रहे? कोई मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन पता चलती है जो मेरे को रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर विश्वास करूं या मेरा जो विश्वास है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो कम करती है, या कोई ऐसी कंडीशन जो फ्रॉड के बारे में बताती है, या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस जो सजेस्ट किए जाते हैं कि यहाँ पे आपको ऑडिट प्रोसीजर की जरूरत है एज पर ऐसे, तो मैं कहूंगा यहाँ पे सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोलते हैं। अब देखो मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट मतलब क्या बोला जा रहा है, ऑडिट शुरू होने से पहले ऑडिट एंड तक मुझे पूरे समय प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन रखना है ताकि रिस्क रिड्यूस हो सके। किसकी रिस्क कम होंगी? मेरे प्रोफेशनल स्केप्टिक रहने से। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को ओवरलुक कर जाने की, ओवरलुक मतलब ऐसे उड़ा देना, हवा में उड़ा देना अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को, तो वो कंडीशन कम हो जाएंगी या वो रिस्क कम हो जाएंगी। या ओवर जनरलाइज कर देना, ये तो चलता ही है करके, समझ रहा है आप बात को, तो वो उसकी रिस्क कम हो जाएंगी। और फिर बोला जा रहा है इन अप्रोप्रिएट असम्पशन का प्रयोग करना। सभी लोग बोलेंगे इन अप्रोप्रिएट असम्पशन का प्रयोग करना इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। मतलब बोला जा रहा है कि आलतू फालतू कोई भी असम्पशन का प्रयोग करना ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर, तो उसकी रिस्क जो है बेटा वो भी कम हो जाएंगी। क्या? यस सर, वो रिस्क भी यहाँ पे कम होने वाली है। अब देखिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में क्रिटिकल असेसमेंट होता है ऑडिट एविडेंस को, मतलब बहुत ही ध्यान पूर्वक देखा जाता है। इसके अंदर सर सफिशिएंसी यानी कि क्वांटिटी प्रॉपर होना चाहिए और क्वालिटी प्रॉपर होना चाहिए ऑडिट एविडेंस की, जिसके बेसिस के ऊपर मैं जजमेंट दे सकूं या मुझे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स पता चले कि कौन से चीजों के हिसाब से फ्रॉड मुझे पता चलता है। अब देखो यहाँ पे मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस को और मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के ऊपर मैंने ये अपना डिसीजन लेना चाहिए सर, कौन से? इसका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है ऑडिट एंगेजमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? बोलो, ऑडिट एंगेजमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब देखो इनका कहना है कि यार कोई भी व्यक्ति जो ऑडिटर है ना, बिफोर स्टार्टिंग एन ऑडिट उसने अपने क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट पेपर्स बना लेना चाहिए कि मैं क्या काम करने के लिए आ रहे हो, आप मुझे उसके लिए कितनी फीस दोगे, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं। ये सारे चीजों, सारे टर्म्स के ऊपर एक प्रॉपर कॉमन पेज होना चाहिए, कॉमन चीजें होनी चाहिए, तब जाके अपन लोग कहेंगे कि सर तभी आप ऑडिट चालू करना, अदरवाइज ऑडिट चालू ही मत करना। ठीक है ना? चलिए अब सबसे पहला ऐसे इस चैप्टर का आने जा रहा है और वो बात करता है ऐसे 210, दैट मींस ऑडिट, दैट मींस एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। किसके बारे में बात करता है? बोलो, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या कहता है? ये कहता है ऐसे 210 यहाँ पे ऑडिटर के ऊपर जिम्मेवारी डालता है कि ऑडिट की शुरुआत होने से पहले आपने मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी जो भी अप्रोप्रिएट हो उनके साथ टर्म्स ऑफ ऑडिट, मतलब कौन से टर्म्स के ऊपर मैं ऑडिट करने के लिए आ रहा हूं ना, उसको आपने एग्री कर लेना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप कुछ प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट, मतलब ऑडिट को शुरू करने से पहले की जो कंडीशंस होती है, प्री कंडीशंस, कि मेरे को ये तो ये चाहिए ही चाहिए तभी मैं जाके काम करूंगा, तो वो प्री कंडीशन को एस्टैब्लिश करो। फिर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीसीडब्ल्यूजी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी आपने क्या करना चाहिए, वो भी आपने एस्टैब्लिश करना चाहिए।
ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है यहाँ पे, एक्सेप्ट करना, कंटिन्यू करना ऑडिट एंगेजमेंट को ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज टू बी परफॉर्म्ड हैज बीन एग्रीड। मतलब बोला जा रहा है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सेप्ट करना और कंटिन्यू करना ऑडिट एंगेजमेंट को केवल और केवल वही बेसिस के ऊपर जिस पे एग्री किया हो। मतलब प्री कंडीशंस मौजूद होनी चाहिए और कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑडिटर, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में। सर प्री कंडीशंस क्या क्या होती है, तो देखो ऐसे 210 प्री कंडीशंस को बताता है बेटा, जो डिफाइन किया जाता है एज अ यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे और किसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगी, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एक्सेप्टेबल है ना, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाएगा और मैनेजमेंट के साथ एग्री करेंगे और जहां पे टीसीडब्ल्यूजी होगा उनके साथ एग्री करेंगे ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है सर, अब ये प्री कंडीशंस आर प्रेजेंट। देखो इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश की प्री कंडीशन मौजूद है या नहीं है, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर सबसे पहले देखेगा कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है क्या। जैसे मान लो आपकी कंपनी आपके ऊपर शेड्यूल 3 लगता है, मैनेजमेंट कुछ भलताइज कर रही है बेटा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को ये देखना है प्री कंडीशंस है क्या, तो मैं क्या देखूंगा, एफआरएफ एक्सेप्टेबल है क्या। दूसरा, एग्रीमेंट ऑब्टेन करूंगा मैनेजमेंट से कि वो जानती है या मानती है, एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड क्या, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के अनुसार बने हैं। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने लगाए हैं और ये रोक रहे हैं फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसट्रीटमेंट से। और तीसरा, टू प्रोवाइड ऑडिटर, कि वो ऑडिटर को देंगे, मतलब मैनेजमेंट को पता है कि उनको ऑडिटर को प्रोवाइड कराना पड़ेगा ऑल इंफॉर्मेशन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग है, और वो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की जाएंगी वो सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा क्या, ऑडिटर को, बिल्कुल। और तीसरा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन विद इन द एंटिटी, जो भी ऑडिटर जिससे भी इंफॉर्मेशन मांगे। तो देखो प्री कंडीशन को एस्टैब्लिश करना है अपने को। सर 2 पॉइंट्स इसके अंदर देखा जाता है। सबसे पहला, एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरा, मैनेजमेंट जानती और मानती है। फॉलोइंग पॉइंट्स उसके अंदर, पहला एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए, दूसरा इंटरनल कंट्रोल लगाया, तीसरा ऑडिटर को आपको देना पड़ेगा 3 चीजें। क्या क्या देना पड़ेगा सर, सबसे पहली कौन सी बात है बोलो, सारी इंफॉर्मेशन यहां पे देना पड़ेगा। दूसरा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। और तीसरा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना पड़ेगा पर्सन विद इन या आउटसाइड द एंटिटी। उसके बारे में हम लोगों ने यहां पे चर्चा किया। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट, एग्रीमेंट ऑन द एंगेजमेंट टर्म्स। अब जो भी एंगेजमेंट टर्म्स है ना बेटा, उसको आपने एग्री करना चाहिए और उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए रिटर्न फॉर्म में। रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कैसे फॉर्म में बोलो, रिटर्न फॉर्म में एक्सेप्ट ये कर लेना चाहिए। और जिसमें आप डालोगे ना बेटा, उस लेटर को क्या बोला जाता है, एंगेजमेंट लेटर बोला जाता है। बोलो क्या बोला जाता है, एंगेजमेंट लेटर बोला जाता है। ठीक है, इस लेटर के अंदर क्या क्या होगा, इस लेटर के अंदर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट होगा कि किस हद तक मेरे को ऑडिट करना है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफआरएफ कौन सा होने वाला है, और क्या एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ कंटेंट है जो ऑडिटर को इशू करना है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा पूरा दिया होता है। 5 बातें बोलो, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एफआरएफ फ्रेमवर्क कौन सा है, और एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या है जिसके अंदर ऑडिटर को स्टेटमेंट देना पड़ेगा। वो सारी बातें इसके अंदर बताई जाती है क्या, यस सर बिल्कुल बिल्कुल बताई जाती है। मुझे बताइए व्हाट हैपेंस इफ प्री कंडीशन फॉर ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट। मान लो सर ये प्री कंडीशंस मौजूद ही नहीं है, अगर प्री कंडीशन मौजूद नहीं है तो ऑडिटर डिस्कस करेगा इस बात को किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा। क्या करेगा बोलो, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा। देखो, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, मतलब अगर लॉ एंड रेगुलेशन कहता है कि फिर भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो बात अलग है, लेकिन अगर लॉ एंड रेगुलेशन कुछ नहीं कहता तो क्या मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा क्या, प्रपोज्ड एंगेजमेंट को, नहीं सर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मतलब क्या बोला जा रहा है, इफ द ऑडिटर इज डिटरमाइंड दैट एफआरएफ अगर अनएक्सेप्टेबल है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दूसरा, अगर मान लो इफ द मैनेजमेंट इज नॉट ऑब्टेन द मैटर्स अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब मैनेजमेंट मानने को रेडी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन या अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने के लिए मैनेजमेंट मान ही नहीं रही है, तो मैं कहूंगा भैया मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्या कहा आप बताओ, मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इस बात का ध्यान रखना। सर अगर लिमिटेशन लगा दिया जाता है किसी ऑडिटर के ऊपर तो ध्यान रखना, आप एक तो सबसे पहले लिमिटेशन को दूर करने की कोशिश करो।
अगर मान लो दूर नहीं होता है और आपको ऐसा लगता है ये लिमिटेशन से मैं डिस्क्लेम करूंगा अपने ओपिनियन को, तो आपने बिल्कुल भी ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना है। क्या कहा मैंने, बोलो, आपने बिल्कुल भी ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके सर, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सर ऑडिट एक्सेप्ट हो चुका है और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो। क्या कहा मैंने, बोलो, उसके बाद आप यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर आप टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे हो तो ऑडिटर ने एग्री ही नहीं करना चाहिए। क्या, अगर कोई रीजनेबल रीजन मुझे नहीं नजर आ रहा है, कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन मतलब प्रॉपर रीजन मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो मैं बतौर ऑडिटर इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद रिक्वेस्ट फ्रॉम एंटिटी टू चेंज द टर्म्स वेयर रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट। मान लो सर एंटिटी रिक्वेस्ट कर रही है और मुझे रीजनेबल जस्टिफिकेशन भी दिख रहा है, ठीक है ना, तो मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट किया ऑडिटर से कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी नेचर ऑफ ऑडिट को लेके, तो कोई रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, और प्रॉपर रीजनेबल जस्टिफिकेशन दिया गया है। तो ऐसे चेंज इन सर्कमस्टांसेस अफेक्ट करते हैं एंटिटी के रिक्वायरमेंट को या मिसअंडरस्टैंडिंग को, तो मैं क्या करूंगा, और यहाँ पे, और अगर मुझे ऐसा वो सारी चीजें रीजनेबल लग रही है तो मैं चेंज इन ऑडिट एंगेजमेंट कर दूंगा। क्या, बिल्कुल बिल्कुल मैं चेंज इन ऑडिट एंगेजमेंट कर दूंगा, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन दिया तो। अब देखो, व्हाट शुड ऑडिटर कंसिडर बिफोर एग्रीइंग टू चेंज एंगेजमेंट टू एंगेजमेंट प्रोवाइड लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। मान लो पहले मुझे ये लेवल ऑफ एश्योरेंस मेरे को देने बोला था, अब मुझे ये लेवल ऑफ एश्योरेंस देने बोल रहा है, तो ऑडिटर ने क्या करना चाहिए। तो देखो, इफ प्रायर कंप्लीटिंग द ऑडिट, अगर ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप क्या दो, अब लोअर लेवल वाला अश्योरेंस दो, तो आप एज ए ऑडिटर आप पहले सोचो क्या ये जरूरी है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखो। अब बिफोर एग्रीइंग, ये एग्री करने से पहले क्या होगा, टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट टू रिव्यू और रिलेटेड सर्विसेज, तो ऑडिट यहाँ पे क्या करेगा, देखेगा कि कोई लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लीकेशन तो नहीं होगा चेंज का। और अगर मान लो ऑडिटर को ऐसा लगता है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो एक काम करो आप चेंज कर डालो, लेकिन ऑडिटर को ऐसा लगता है रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो ऑडिटर क्या बोलेगा, सर ऑडिटर यहाँ पे मना कर देगा, ऑडिटर रिफ्यूज कर देगा। क्या कर देगा, रिफ्यूज कर देगा ओरिजिनल एंगेजमेंट को चेंज करने का। और मान लो सर अगर यहाँ पे फिर भी वो मानते नहीं है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, ठीक है मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूं करके। क्या कहा मैंने, बोलो, मैं छोड़ के जा रहा हूं करके, ठीक है। और मान लो मैंने चेंज किया, तो प्रॉपरली नए एंगेजमेंट लेटर के ऊपर, न्यू टर्म्स के एंगेजमेंट लेटर को मैं बनाऊंगा। क्या, बिल्कुल बिल्कुल बनाने वाला हूं। अब मान लो सर अगर फिर भी, अगर ऑडिटर, तो मैं ऑडिटर बतौर चेंज नहीं करना चाहता हूं क्योंकि लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस आ रहा है, पर मैनेजमेंट मान ही नहीं दे रही है, यानी कि मैनेजमेंट मेरे को ओरिजिनल ऑडिट को कंटिन्यू ही नहीं करने दे रही, तो ऐसे इसमें बोला गया है विड्रॉ करना चाहिए मैंने एंगेजमेंट से। और दूसरा देखना चाहिए कि क्या मेरा कोई ऑब्लिगेशन है इसको रिपोर्ट करने का, कोई थर्ड पार्टीज को, टीसीडब्ल्यूजी को, ओनर्स को, रेगुलेटर्स को, अगर वो जिम्मेवारी है तो उसके रिलेटेड भी आप यहाँ पे बता दो। तो देखो क्या बोला, चेंज इन ऑडिट एंगेजमेंट। मैंने सर क्या किया था, मैंने ऑडिट एक्सेप्ट किया था। अब ऑडिट यहां से यहां तक चलने वाला है और बीच में मुझे बोला जाता है कि ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज करो। अब अगर मुझे रीजनेबल जस्टिफिकेशन लगता है तो मैं चेंज कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं मिला तो मैं चेंज नहीं करूंगा, और अगर चेंज करना है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, तो नए ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स पे लिखवा के भी ले लूंगा। सर मुझे बताइए, अगर मैं एग्रीमेंट में नहीं हूं, मेरे को चेंज नहीं करना है, तो एक तो विड्रॉ कर दो, या अगर मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है तो उस ऑब्लिगेशन के तहत मैं क्या, बताइए ना, उस ऑब्लिगेशन के तहत क्या मैं रिपोर्ट करना चाहिए क्या स्टेक होल्डर्स को। यस सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल रिपोर्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। ओके सर, आ जाओ। अब बात करेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट का मतलब क्या होता है, इस साल मैंने ऑडिट किया, अगले साल फिर मैं ही ऑडिट कर रहा हूं, उसके अगले साल फिर मैं ही ऑडिट कर रहा हूं, उसके अगले साल फिर मैं ही ऑडिट कर रहा हूं, मतलब बार बार मैं ही जब ऑडिट करने जा रहा हूं उस कंपनी का, तो इसे बोला जाता है रिकरिंग ऑडिट। क्या बोला जाता है, बोलो, रिकरिंग ऑडिट। अब सवाल बनता है, क्या रिकरिंग ऑडिट के अंदर मैंने हर बार नए ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स को डिसाइड करना है क्या?
नहीं, आपको हर बार एंगेजमेंट लेटर लेने की जरूरत नहीं, एक बार ले लिया सफिशिएंट है। लेकिन कुछ अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, फिर आप नए एंगेजमेंट टर्म्स को इशू करवाने ना, नए एंगेजमेंट लेटर को इशू करवा लेना। कब? जब सर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव को मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्पेशल टर्म्स है, या सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गई है, या ओनरशिप चेंज हो गया है, या साइज या नेचर ऑफ एंटिटी बदल गया है, या लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में चेंज आया है, तो ये सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पे मैं न्यू एंगेजमेंट लेटर दूंगा। पहले कंपनीज एक्ट लगता था, अब उसके साथ साथ और कोई नया एक्ट भी लग रहा है। फिर इसके अलावा साइज बहुत ज्यादा बदल गया है, पहले कंपनी अनलिस्टेड थी, अब लिस्टेड हो गई है। सर ओनरशिप बदल गई है, जैसे मान लीजिए वो हुआ नहीं था कि एक टीवी चैनल को जिसमें वो रवीश था, रवीश कुमार वगैरह, एनडीटीवी था शायद, वो उसको अदानी ने खरीद लिया, ओनरशिप बदल गया। पूरे के पूरे सीनियर मैनेजमेंट येस बैंक में घपला हुआ तो एसबीआई के पूरे लोगों को बैठा दिया, तो मेरे को उनको नए एंगेजमेंट देना पड़ेगा। और मान लो मेरे ऑब्जेक्टिव और सामने वाले को लग रहा था मैं ऑडिट करने आ रहा हूं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब टैक्सेस का ऑडिट करके जाऊंगा। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो, और अगर कुछ स्पेशल टर्म्स है तो स्पेशल टर्म्स के बारे में भी आपने नए एंगेजमेंट को देना चाहिए। सर मुझे बताइए, अगर एफआरएफ में चेंज हुआ तो भी नए एंगेजमेंट को देना, और कोई अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में भी चेंज हो रहा है ना, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे सर? ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि ये सारी बातें आ जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैंने क्या कहा सर, हम लोगों ने यहाँ पे जबरदस्त बात की। हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि चेंज इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अगर हो जाता है, या चेंज इन द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है सर? यहाँ पे आप लोगों को नए ऑडिट एंगेजमेंट्स को इशू करना पड़ता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ऑडिट क्वालिटी से रिलेटेड। अब ध्यान देना, SQC 1 और SA 220 दोनों क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड ही बात करता है। SQC 1 ऑल एंगेजमेंट्स मतलब ऑडिट, रिव्यू, अदर अश्योरेंस, सारे सर्विसेज के रिगार्डिंग लग जाता है। लेकिन SA 220 केवल ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर लगता है। हालांकि SA 220 में वही कंटेंट है जो SQC 1 में, क्योंकि SQC 1 पूरे फॉर्म पे लगता है, लेकिन SA 220 केवल और केवल एक पर्टिकुलर ऑडिट पे लगता है। बस बातें दोनों में क्वालिटी वाली ही की गई है क्या? यस। तो देखो, ऑडिटर की जिम्मेवारी है बेटा कि क्वालिटी क्या रखे? हाई से हाई रखे। क्या रखे बोलो जल्दी से? क्वालिटी ऊपर से ऊपर रखे, ऊंची से ऊंची क्वालिटी रखे, ताकि कोई भी प्रकार की मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो तो हमको आसानी से मिल जाना चाहिए, आसानी से दिख जाना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो क्या सर, क्वालिटी से रिलेटेड SQC 1 आता है, जो क्या कहता है? देखो, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड एंगेजमेंट। मतलब सारी प्रकार की सर्विसेज में आप क्वालिटी को मेंटेन करो, ऐसा SQC 1 कहता है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 कहता है। ठीक है सर। अब देखो क्या स्टैंडर्ड इन क्वालिटी कंट्रोल 1, एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या क्या है? तो 5-6 प्रकार के एलिमेंट्स है, 6 प्रकार के। सबसे पहला लीडरशिप क्वालिटी, और वो भी विद इन द फर्म, मतलब फर्म के अंदर किसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा जो क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे। दूसरा, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करो। तीसरा, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। चौथा, ह्यूमन रिसोर्स, आपके आप जो काम करने वाले लोग हैं उनसे रिलेटेड पॉलिसीज। आप जो काम कर रहे हो यानी कि एंगेजमेंट में जिसमें आप इन्वॉल्व हो, तो उससे रिलेटेड परफॉर्मेंस या पॉलिसीज। और आखिरी में सारे काम के ऊपर चेक करना। क्या कहा मैंने? बोलो, सारे कामों के ऊपर चेक करना, उसे मॉनिटरिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो, मॉनिटरिंग बोला जाता है। अब सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। सर एक बात ध्यान रखना, अगर आप फर्म के अंदर ही क्वालिटी अच्छी रखोगे, जो पार्टनर है, जो मेन पार्टनर है, अगर वो पहले से क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस करता है ना, तो यहां पे बोला जाता है कि फर्म की क्वालिटी बाय नेचुरल अच्छी ही आने वाली है। तो इनका कहना है, SQC कहता है कि फर्म ने एस्टैब्लिश करना चाहिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो डिजाइन करे इंटरनल कल्चर बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिटी। मतलब क्वालिटी के ऊपर लोगों को प्रमोशन दे, तूने अच्छा काम किया है, जा तेरा प्रमोशन, जा तेरे को बोनस, है ना। तो ऐसी जो पॉलिसीज है ना, ये CEO ने या जो मैनेजिंग पार्टनर्स है या जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्म वाले, उन्होंने ये सब बनाना चाहिए। मतलब फर्म के अंदर के कल्चर, फर्म के खून में ही दौड़ना चाहिए क्वालिटी का काम। समझ रहे हैं आप बात को? बोलो जल्दी से मुझे। जैसे टाटा के हम लोग कार लेते हैं तो पक्की बात है क्वालिटी अच्छी ही रहना है करके। अब ये क्यों? क्योंकि उनके नेचर में ही है प्रॉपर क्वालिटी पे काम करना। तो हम लोग कहेंगे पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है
जो बात करता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब फर्म के अंदर किसी ना किसी पार्टनर को या जो लीडर्स लोग होते हैं उनको फर्म के कल्चर में ही क्वालिटी को इन्फ्यूज करना चाहिए। सेकेंड, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिकल रिक्वायरमेंट्स मतलब वही इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इनका कहना है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं ना बेटा फर्म के अंदर, सारे लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए। सारे लोगों ने इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि जजमेंट ऑफ वन पर्सन शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि सर कम्युनिकेट करो अपनी इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट टू पर्सनल। पर्सनल मतलब जो लोग काम कर रहे एम्प्लॉयज, उनको बताओ कि अपने को इंडिपेंडेंट रहने के लिए ये फर्म का एक भी शेयर, मान लो मैं टाटा का काम करने जा रहा हूं और मेरे एम्प्लॉयज के पास भर भर के टाटा के शेयर्स है, तो मैं ये नहीं बोल सकता मेरे क्लाइंट्स इंडिपेंडेंट, मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूं, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अपने पर्सनल को रिक्वायरमेंट बताओ। फिर बोला जा रहा है आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करो सर्कमस्टांसेस या रिलेशनशिप जो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट करे। फिर वो जो थ्रेट्स है उसको हटाने की कोशिश करो एक्सेप्टेबल लो लेवल के ऊपर, नहीं हटे तो छोड़ दो ऑडिट को, ऐसा इन्होंने कहा है। इसके बारे में पढ़ा भी था अपन ने वहां पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म वगैरह आपको रखना ही पड़ेगा जहां पे आप थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे आप करो। कम से कम एनुअली फॉर्म ने ऑब्टेन करना चाहिए रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंसेस एंड पॉलिसीज। किससे? अपने एम्प्लॉयज से, मतलब एम्प्लॉयज से आप डिक्लेरेशन साइन करा के लो। जैसे देखो बहुत सारी जो फॉर्म्स होती है ना बिग फोर, ये डिक्लेरेशन साइन करा के देती है वहां पे एम्प्लॉयज जो काम करते हैं उनसे कि आप इंडिपेंडेंट हो इस फॉर्म का काम करने के लिए या इस कंपनी का काम करने के लिए। तो इनका वही कहना है कि रिटर्न कंफर्मेशन आपको लगता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगता है, ताकि कल चल के आपके ऊपर किसी भी प्रकार की आंच ना आए बेटा, है ना। ओके, और क्या सर, अब बात करेंगे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। देखो क्या, द फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट शुड एक्वायर वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। इनका कहना है कि सर देखिए एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप, एंगेजमेंट रिलेशनशिप में जाने से पहले आपने कुछ काम करना है और दरमियान भी कुछ काम करना है। बिफोर एक्सेप्टिंग आप क्या करोगे? चेक करो क्लाइंट की इंटीग्रिटी, चेक करो कॉम्पिटेंस, क्या हम लोग कॉम्पिटेंट है क्या, और क्या हम लोग एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा एक्सेप्ट करने से पहले आपने चेक करना है वो सब जो इंडिपेंडेंस के थ्रेट्स वगैरह, और प्रॉपर उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट भी आपको करना है कि कैसे आपने इशू को सॉल्व कर लिया था। अब देखो, विथ रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट मैटर्स दैट फर्म कंसिडर्स इंक्लूड, कौन से इंटीग्रिटी की बातें आप यहाँ पे देखो, मतलब कैसे पता चलेगा क्लाइंट की इंटीग्रिटी के बारे में। तो हम बोलेंगे सामने वालों की रेप्यूटेशन कैसी है करके। जैसे हम लोग जानते हैं कि टाटा कभी भी किसी का पैसा नहीं खाते, वो हमेशा अच्छा काम करते, रेप्यूटेशन। लेकिन उतनी अच्छी रेप्यूटेशन, खैर जाने दीजिए, अदानी वगैरह की अपन बोलेंगे नहीं सर उतना मजा नहीं है। फिर सेकंड, नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन करके, सामने वाले का ऑपरेशन काम क्या करता है करके, वो उससे भी तो समझेगा ना इंटीग्रिटी के बारे में। मान लो वो कुछ रिकवरी वगैरह के काम करता है तो पक्का गुंडा है। तीसरा क्या बोला जा रहा है सर यहाँ पे, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एटीट्यूड, मतलब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन पता चली क्या क्लाइंट प्रिंसिपल ओनर के बारे में। जैसे देखो रेमंड का अगर मैं काम लूंगा तो उसका जो मालिक है उसके बारे में उसके बारे में बाहर अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन है, तो मैं कहूंगा कि एटीट्यूड मुझे पता चलता है वो पर्सन का। इसके अलावा सर जो क्लाइंट है क्या वो एग्रेसिव है फर्म की फीस को कम से कम करने के लिए, मतलब वो क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं, उसका कहना है बस तुम फीस कम ले लो करके। फिर बोला जा रहा है इंडिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशंस, अगर मुझे पता चलता है पामला में इसको बजाया है, कारों में इसको बजाया है, तो मैं चेक करूंगा। हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिमिनल एक्टिविटीज में इसका नाम हो, और मेरे को देखना पड़ेगा रीजन फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट, कि मुझे अपॉइंट क्यों किया गया या री अपॉइंट किया हुआ, उससे रिलेटेड पूरे डिसीजन मुझे लेना पड़ता है। अब सर मुझे एक बात बताइए, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है फर्म और क्लाइंट के बीच में, तो एक तो सबसे पहली बात मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। अगर मान लो वो रिजॉल्व नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, मैं डिक्लाइन कर दूंगा एंगेजमेंट को, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखूंगा कि मुझे क्या इन्फॉर्म करना है क्या, और एक बार मैंने इन्फॉर्म कर दिया तो मैं विड्रॉ कर दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल विड्रॉ कर दो, ठीक है ना। तो ये सारी बात होगी। फिर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करूंगा। अब देखो मैं जब काम करने जा रहा हूं बेटा, तो मैं यूं ही तो काम कर नहीं सकता, मेरे साथ मेरे को लोगों की टीम को भी लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो लोगों को मैं लेके जा रहा हूं इन्हें ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है।
इनका क्या कहना है, ऐसे 220 का कहना है कि ह्यूमन रिसोर्स हमारा केपेबल, कॉम्पिटेंट, कमिटेड होना चाहिए एथिकल प्रिंसिपल से। अब ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स है, आप जानते हो कि एथिकल प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, याद है आपको वो आईओसी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला। फिर बोला जा रहा है कि ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। फिर बोला जा रहा है कि जो मेरी रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की पॉलिसीज है, उसके अंदर ही मैं प्रॉपर इन्फ्यूजन करूं क्वालिटी से रिलेटेड। अब बात करेंगे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। जो हम लोग काम करते हैं बेटा, जो ऑडिट हम लोग करके देते हैं क्लाइंट का, उसे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस बोला जाता है। इनका कहना है कि मैंने क्वालिटी के ऊपर एम्फोसिस करना चाहिए, मैंने ब्रीफ करना चाहिए एंगेजमेंट टीम को कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसेस क्या है स्टैंडर्ड के, कैसे एंगेजमेंट में सुपरविजन होगा, ट्रेनिंग दो और मेथड्स बताओ कि कैसे रिव्यू किए जाएंगे और प्रॉपर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगा काम का। इसके बारे में मैंने ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने पूरे स्टाफ को। फिर मैंने ये भी बताना चाहिए कि अगर मान लो ऑडिट करते वक्त कोई दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ पे कंसल्ट करूंगा किससे, एक्सपर्ट से। लगा तो मैं फॉर्म के अंदर ही अपने दूसरे पार्टनर से पूछ सकता हूं, या लगा तो मैं बाहर एक्सटर्नली, क्या कहा मैंने, बोलो, बाहर मैं एक्सटर्नली जाके भी पूछ सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकता हूं। अब मान लीजिए कोई सिग्निफिकेंट जजमेंट है तो उसके ऊपर सर यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है या कोई रिपोर्ट वगैरह कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, तो रिव्यू डज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। मतलब किसी ने रिव्यू कर दिया मेरे काम को, इसका ये मतलब नहीं होता कि मेरी, समझिए आप बात को, कि मेरी जो जिम्मेवारी है वो कम हो गई। क्या कहा मैंने, बोलो, मेरी जिम्मेवारी कम हो गई। अब जो एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ फर्म्स के ऊपर क्वालिटी रिव्यू मैंडेटरी होता है। जैसे अगर मैं लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कराऊंगा ना, तो पक्की बात है कि मेरे को अपने ये जो मैंने ऑडिट किया, तो मेरे काम को कोई दूसरा पर्सन रिव्यू करना चाहिए। इसे बोला जाता है एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। अब अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है रिव्यूअर का और एंगेजमेंट टीम का, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, सर आप उस इशू को सॉल्व करो। और मान लो इशू सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप किसी दूसरे पर्सन के पास जाओ, किसी दूसरे प्रैक्टिशनर के पास जाओ और वो अपना जजमेंट आपको दे सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे सकता है। अब इनका कहना है कि आपने टाइमली बेसिस के ऊपर, यानी कि 60 दिनों के अंदर आपके ऑडिट फाइल्स को जमा लेना चाहिए। ध्यान रखना, ऑडिट ये जो प्रोसीजर है कॉन्फिडेंशियल और सेफ कस्टडी और इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसको अच्छे से आपने रखना है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऑडिटर चाहे तो क्या इसके एक्सट्रैक्ट्स को अवेलेबल करवा सकता है क्या? ये उसकी चॉइस है, अगर उसको एक्सट्रैक्ट्स को अवेलेबल करवाना है तो। फिर सर जो डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर सफिशिएंट परमिट देना चाहिए, जो भी मॉनिटर वगैरह करना है उस चीज से रिलेटेड। आखिरी में मॉनिटरिंग आता है कि जितने भी हम लोगों ने पॉलिसीज बनाई है ना, ये पॉलिसीज को कैसे मॉनिटर किया जाएगा। मॉनिटर का मतलब होता है कैसे हम लोग चेक करेंगे कि जो हमने सोचा था वो बराबर से हो रहा है या वो बराबर से नहीं हो रहा। उसे बोला जाता है क्या? उसे बोला जाता है मॉनिटरिंग करना। क्या करना, बोलो जल्दी से। उसे सर मॉनिटरिंग का नाम हम लोग देते हैं। क्या नाम देते हैं? सभी लोग बोलेंगे मॉनिटरिंग का नाम उसे दिया जाता है। क्या? यस सर, मॉनिटरिंग का नाम उसे दिया जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। ऐसे 220 भी सेम है बेटा, जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट, असाइनमेंट, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस, सेम चीजों के बारे में बिल्कुल बात करता है जो अपन ने SQC1 में देखा ना। एज इट इज ऐसे 220 में भी वही चीजें आती है जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या खत्म हो जाता है, यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 11 का पूरा पूरा रिविजन हो जाता है समाप्त। यहाँ पे अपना चैप्टर 11 भी डन हो चुका है, तो यहाँ पे हो जाता है चैप्टर 11 समाप्त। एग्जाम को बहुत ज्यादा कम दिन बचे हुए, प्लीज अपना 100% दीजिए, प्लीज फोकस कीजिए पढ़ाई के ऊपर। 100% आपका ध्यान केवल और केवल पढ़ाई में होना चाहिए। भूल जाइए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जो भी ग्राम है वो सबको भूल जाइए बेटा। आपका 100% फोकस रखिए पढ़ाई के ऊपर। ये कुछ दिन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मत सोचते बेटे यार एग्जाम पोस्टपोन हो जाता तो बहुत मजा आता था, ये सब छोड़ दीजिए। एग्जाम पोस्टपोन होता तो हम लेथार्जिक हो जाते थे और उसमें भी पढ़ाई नहीं होती है, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि जब मेरा फाइनल का अटेम्प्ट था सेम चीज हुई थी मेरे साथ, एग्जाम पोस्टपोन हो गई थी और वो 10-15 दिन कंप्लीट वेस्ट हो गए थे। तो इट्स बेटर कि जो हुआ सही हुआ, हम राइट ट्रैक पे, बस मेहनत करते रहिए। जितना कम समय मिलेगा उतना ज्यादा हम लोग प्रोडक्टिव होते हैं। ये सोचिए कि ऑडिट और टैक्स जो दोनों भारी पेपर है उसके लिए अब आपको ज्यादा समय मिलने वाला है। और प्लीज इस मिथ में मत रहिएगा कि ज्यादा समय मिल रहा है तो इंस्टीट्यूट पेपर हार्ड निकालती है, गलत बात है। इंस्टीट्यूट के पेपर अभी तक तो छप चुके हैं बेटा, सब कुछ हो चुका है, पेपर कब का रेडी हो गया है इन लोगों का। तो आपने उसके ऊपर सोचना ही नहीं है। वो पेपर ऐसा नहीं चुटकी बजाया तो बोले चेंज हो जाएंगे पूरे पेपर, ऐसा नहीं होता है।
इनके ये बहुत पहले से रहते हैं, 2-2 महीने पहले से ये पूरा रेडी रहते हैं कि अपने को ये यहाँ पे भिजवाना है, पेपर्स ऐसे करना है, तो बहुत तामझाम होता है। तो ऐसे केस के अंदर इनका कब तक अभी तक तो रेडी भी हो गए होंगे सारी चीजें। तो बिल्कुल ये मत सोचिए, अपना फोकस रखिए केवल एग्जाम के ऊपर और अपना बेस्ट देने के ऊपर। 100 नहीं, आपका 200% दीजिए बेटा, और अच्छे से मेहनत कीजिए और प्राउड फील कराइए खुद को भी, आपके माता पिताओं को भी, और हमें भी डेफिनेटली प्राउड फील कराइए। विश यू ऑल द वेरी ऑल द बेस्ट। अगर आपको और कुछ भी लगता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस चीज से रिलेटेड और आपको गाइडेंस यहाँ पे दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। होप सो ये रिवीजन वीडियोस आपको बहुत यूजफुल रह रहे हो। प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रिवीजन वीडियोस कैसे लग रहे हो। ये क्विक रिवीजन फटाफट 1 घंटे में एक चैप्टर दनादन हो जाता है और बढ़िया चीज है। और मैं जब बैठा रहूंगा ना तो आप कर लोगे यार जैसे तैसे, लेकिन आपसे खुद से मुश्किल होंगी थोड़ी ये सब चीजें करने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।